आज हम बात करते हैं एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स की। एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स था जो पिछले 10 साल में आप किसी भी समय में अगर आप इन स्टॉक्स में आपने निवेश करा है तो आपने मार्केट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म करा है। भले एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो जो कि हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार में हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपाउंडर्स, एचडीएफसी एएमसी ने भी जब लिस्टिंग करी थी तो एक बार उसमें ज़बरदस्त उछाल आया था और एचडीएफसी लाइफ भी काफ़ी समय तक उसने इंश्योरेंस सेक्टर में आउट परफॉर्म करा था। उसके बाद कोविड हो गया, मगर अचानक एचडीएफसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग। एचडीएफसी बैंक एसबीआई को अंडर परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी इंश्योरेंस अपने ग्रुप स्टॉक्स लाइक एसबीआई लाइफ को अंडर परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी इंश्योरेंस एचडीएफसी एएमसी में हमने देखा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, और एचडीएफसी लाइफ जो एक प्रकार की होल्डिंग कंपनी है जिसने सब एचडीएफसी ग्रुप बिजनेसेस को इंक्यूबेट करा है अपनी बैलेंस शीट में, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस है वह थम सा गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तकनीकी कारण है क्योंकि विदेशी निवेशक इस समय बेच रहे हैं और स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या मार्केट इन कंपनियों को लेकर के इस समय कॉन्फिडेंट नहीं है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मिसाल मानने वाले एचडीएफसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इस समय अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय श्रीवास्तव जी और दीपक शेनॉय। अजय, आई थिंक मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो एक प्रकार का सवाल था कि इस इंडियन स्टॉक मार्केट का एक मजबूत स्तंभ एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ग्रोथ में। अगर पिछले कुछ सालों में आपने एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में निवेश करा है तो आपने अच्छे समय बुरे समय दोनों समय में मार्केट को आउट परफॉर्म करा है, मगर इस समय इन स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, ऐसा क्यों? निकुंज, हर चीज के एक मकान जो बंद रहता है उसमें उमस भर जाती है। एचडीएफसी का जो इकोसिस्टम था वो काफी ओपन इकोसिस्टम था पहले, और उसके कारण परफॉर्मेंस भी आ रही थी, और वो आप ये देखेंगे कि सब बेसिकली एफआईज की डार्लिंग जिसे कह सकते हैं वो थे, इंडियन के तो थे ही थे, एफआईज की डार्लिंग थे। अब जो हालत ये आ गई है इस मार्केट में कि एफआईज ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी देख लीजिए, उन्होंने अपना सारा शेयर बेच दिया। इस मैनेजमेंट के अंदर में एचडीएफसी ग्रुप में मैनेजमेंट में किसी पे टिप्पणी नहीं है, बट ये है कि जब करोड़ों रुपया, कई हजार करोड़ रुपया का, जैसे एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन ने अपना ईसॉप कमाया, उसके बाद में एचडीएफसी के जो लीडरशिप है उनके ईसॉप प्लान में इतने सारे हैं, तो हंगर ही खत्म हो गई है। लीडरशिप में कोई नया आदमी नहीं आया वहां पे, कोई नई, आप देखेंगे उनका जो पूरा लीडरशिप टीम है वही चल रहा है पिछले 10 साल से, कोई नई एंट्री नहीं आई है उसके अंदर में। आपने देखा एचडीएफसी बैंक के अंदर में, आपने देखा इस बात के ऊपर में कि जो एक्स एमडी थे, बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग इतनी कर दी अपने ईसॉप के लिए कि आरबीआई को बैन करना पड़ा। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बैंक को बैन किया गया हो कस्टमर लेने से, पूरे 50 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो एमडी अपना स्टॉक ऑप्शन लेके निकल गए। तो जब आप एक तरीके से पहला बार मैंने देखा है कि एचडीएफसी सिस्टम में गवर्नेंस का शॉर्टफॉल था जो एचडीएफसी बैंक में हुआ। उसके बाद में पूरी लीडरशिप टीम ने ईसॉप इतना बढ़िया कमाया, परफॉर्मेंस भी किया, कमाया भी, कि अब शायद हंगर नहीं है उस सिस्टम में, और अगर उस सिस्टम में बाहर से लोग नहीं आएंगे तो शायद वो लैक ऑफ हंगर अब इस सिस्टम और परफॉर्मेंस पे अब ये दिखा रही है। एंड आई थिंक उसकी मेन रीजन यही है कि लीडरशिप में अब हंगर नहीं है, बिकॉज उनका बेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है अपने ईसॉप के कारण कि उनको कोई जरूरत भी नहीं है, और उनको अभी भी ईसॉप मिल रहे हैं, ये भी नहीं कि नहीं मिल रहे हैं, हर साल उनको मिलते हैं ईसॉप, हर साल उनकी वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हंगर नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो परफॉर्मेंस भी नहीं होगी शायद। दीपक, एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने इस बुल मार्केट में एक प्रकार से पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयरों को कंपेयर करूं, अगर मैं ग्रोथ के आंकड़े अगर देखूं दीपक, तो एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ बुरी नहीं है। मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, Q2 के नतीजे अच्छे थे, Q3 के नतीजे अच्छे थे, और सौरभ मुखर्जी ने मैं बड़ा प्यारा आंकड़ा दिया था क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक में उनका लॉन्ग बायस है। तो आंकड़ा यह है दीपक कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले 4 साल में कोटक जितने बड़ी बैंक की बैलेंस शीट अपने अंदर ऐड करी है। तो ग्रोथ तो है दीपक जी, उसके बावजूद स्टॉक एक प्रकार से थम सा गया है, ऐसा क्यों?
ये निकुंज ऐसा ऐसा भी है कि जो वैल्यूएशंस थी, जो 3 साल पहले 4 साल पहले की वैल्यूएशन थी और जो आज की वैल्यूएशन है उसमें अंतर है। अगर आप पीई रेशियो को देखें तो पी रेशियो अब कम हो गया है काफी एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अगर ग्रो कर रही थी 20-25% पे पहले, तो अभी 15-18% पे ग्रो कर रही है। और एक उनका जो स्पेसिफिक डिवीजन है, जो क्रेडिट कार्ड्स के जो डिवीजन है उनका, करीबन आई थिंक दे वर लीडिंग बाय क्वाइट अमाउंट, बहुत ज्यादा उनका लीड था सेकंड और थर्ड प्लेयर के कंपैरिजन में। लेकिन पिछले दिसंबर से आई थिंक जून इस पिछले साल में, अगर जब आरबीआई ने उनको बैन किया था कि आप नए कार्ड नहीं दे सकते, तो बाकी प्लेयर्स ने काफी कैचअप कर लिया है। और अभी आप देखें तो नंबर 2 एंड नंबर 3 आर वेरी क्लोज टू एचडीएफसी। तो वो हाउसिंग एचडीएफसी करती नहीं है, एचडीएफसी बैंक नहीं करती है। बाकी जो लोन्स हैं उनके काफी रिटेल में उनका उनका काफी ज्यादा एम्फोसिस है, और कॉर्पोरेट में भी उतने ज्यादा नहीं है। और जो रिकवरी हुई है लास्ट 1 साल में वो रिटेल की नहीं है, वो मोस्टली कॉर्पोरेट लोन्स की हुई है। तो इसकी वजह से आई थिंक वैल्यूएशंस भी कम हो गए हैं, और ग्रोथ भी, मतलब वैल्यूएशंस ग्रोथ के करीब से आ गए हैं। मतलब वो 30 टाइम्स अर्निंग्स, 35 टाइम्स अर्निंग्स है, जो प्राइस टू बुक भी देखें तो 3 साल के करीब के कंपैरिजन में आज वो नॉर्मलाइज हो गए काफी। ये अच्छा ही है मार्केट के लिए कि वैल्यूएशंस कम हो जाए, लेकिन ये बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक जीरो हो जाएगा, कि इट विल गो टू अ मच लोअर लेवल इन टर्म्स ऑफ पीई। पर ये जरूर है कि जो ओवर वैल्यूएशन था 3 साल पहले, वो थोड़ा करेक्ट हो गया, अब से शायद नॉर्मलाइज हो गया। उतना भी इस साइज से उतना ग्रो करने का उनका चांस भी बहुत कम है। अभी इकोनॉमी जितना ही ग्रो करेगी वो। अजय, अब बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड की। एचडीएफसी लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी होम फाइनेंस कंपनी है, काफ़ी भरोसा है इस ब्रांड पे। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं कि एक रियल एस्टेट में नया रिवाइवल आ रहा है, डू यू थिंक अ कंपनी लाइक एचडीएफसी बैंक इज़ अ गुड बाय आफ्टर द रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस, या इस स्टॉक को भी अवॉइड करना चाहिए गिवन द कंपटीशन विच हैज़ इमर्ज नाउ? देखिए, एचडीएफसी की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। अगर उसके एचडीएफसी की होल्डिंग कंपनी वैल्यू में से आप बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी के निकाल देंगे तो 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। उसमें से करीब करीब आप 2-2.25 लाख करोड़ का आप निकाल दीजिए, 3 लाख करोड़ का निकाल दीजिए उसके अंदर से बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एएमसी की मार्केट होल्डिंग जो उनकी शेयर होल्डिंग है। तो एचडीएफसी स्टैंडअलोन की एक्चुअली अगर होल्डिंग अगर इस तरीके से निकालें या होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी ले लेंगे तो लेस देन 2 लाख है, जिसकी आप अगर आप प्रॉफिट ले लीजिए तो उसके हिसाब से इसकी जो पी आती है 10 या 12 की पी आती है। तो वैल्यूएशन में तो आज भी वो स्टैंडअलोन काफी ठीक है। प्रॉब्लम जो आपने बिल्कुल सही बोला निकुंज, इज दैट कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जो नेशनलाइज्ड बैंक सारे थे वो सब हाउसिंग लोन के अंदर आ गए हैं। इंटरेस्ट रेट भी अट्रैक्टिव है बिकॉज उनके पास डिपॉजिट बेस है, जो एचडीएफसी के पास डिपॉजिट बेस नहीं है। तो कंपैरेटिवली आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक सर्विस में बहुत पीछे हैं, ये बिल्कुल मैं कहूंगा एचडीएफसी के मुताबिक। बट कॉस्ट इकोनॉमिक्स में अब उनको बैंक से compete करना पड़ा है, जो पहले बैंक इतना नहीं थे हाउसिंग लोन में, अब compete कर रहे हैं। और बैंक का अगर 50% या 45% कासा से पैसा आता है तो उसके कारण उनके एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी कम है एचडीएफसी से। तो पहली बार उन्होंने कंपटीशन देख रहे हैं मार्केट में फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड प्राइवेट बैंक एंड एवरीबॉडी। इस कंपैरेटिव सिनेरियो के लिए वहीं मैं वापस जा रहा हूं, इस कंपैरेटिव सिनेरियो को हैंडल करने के लिए दो ही चारे हैं इनके पास में। एक तो है या वो बैंक में मर्ज हो जाएंगे इवेंचुअली, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाएगी। दूसरा चारा है एक बहुत ही हंग्री टीम आए जो ग्रोथ फोकस रहे। आज की जो टीम है परफॉर्मेंस कहती है कि हमने बढ़ा दिया लोन, डिसबर्समेंट हो गया, सब कुछ हो गया, परफॉर्मेंस आता है तो वही फ्लैट परफॉर्मेंस। मतलब आप ये देख लीजिए 2019 से लेकर आज तक टॉप लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है एचडीएफसी की। और आपने कहा बैंक की भी जो ग्रोथ रेट है वो सब पार है 2019 से लेकर आज तक। शेयर प्राइस पे आप देखेंगे एचडीएफसी की अभी 2019 के करीब करीब अगस्त 2019 के लेवल पे आ चुकी है इस बार में। तो जब तक मैनेजमेंट टीम में एक कंपटीशन जो बढ़ चुका है मार्केट में, वेदर एचडीएफसी बैंक के लिए भी आज मैं बोलूंगा कि उन्होंने काफी एंजॉय किया मोनोपोली स्टेटस। पिछले 20 साल में 2 या 3 लाइसेंस बैंक के इशू हुए थे,
बट पिछले 5 साल या 7 साल में 20 लाइसेंस इश्यू हो गए हैं, मार्केट में नए प्लेयर आ गए, फिनटेक आ गया ना। अब कंपटीशन, वो जो मोनोपोली स्टेटस था बैंक का, चाहे कोटक हो चाहे वो हो जो भी हो, उनका जो मोनोपोली स्टेटस था कि आपको पैसा कमाना ही है आपको, वो घट चुका है। इंटरेस्ट रेट घट रहे थे तो ट्रेजरी के प्रॉफिट काफी जबरदस्त आ रहे थे, सारी बैंकों में आ रहे थे, वो घट गए। तो जब तक अब एचडीएफसी में बात करेंगे, जब तक टीम में हंगर नहीं होगी लोन बढ़ाने की, मार्केट में जाने की, अब वो टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी नए इन्वायरमेंट में। तो कंपटीशन को देखते हुए नई मैनेजमेंट टीम का बहुत जरूरी है आना उसके अंदर में और compete करना मार्केट में। और शायद मुझे लग रहा है कॉस्ट ऑफ फंड देखते हुए अब कंपटीशन बड़ा मुश्किल हो गया है। दीपक, एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड को पीएसयू बैंक्स से इस समय कंपटीशन मिल रहा है, स्प्रेड्स उनके प्रेशर में आ रहे हैं, मगर क्या लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एकदम उल्टा चक्र है? हालांकि एलआईसी का इशू आ रहा है, मगर क्या एचडीएफसी लाइफ इज स्टिल अ बेटर बेट देन एलआईसी गिवन दैट दे आर गेनिंग मार्केट शेयर एंड दे आर फार मोर एफिशिएंट? एचडीएफसी लाइफ, हाँ जी, एचडीएफसी लाइफ में अच्छा एक ही चीज है कि अगर आप एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल लें तो HDFC Limited is nearly 4 times, in fact even 3 point something times even now. ये जो embedded value multiple है, ये जो अगर चाइनीज कंपनीज को देखें, और चाइना इंडिया के कंपैरिजन में चाइना उतना ही ग्रो हो रहा है और उतना ही पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस का जितना इंडिया का है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो चाइना की हैं उनकी जो एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल्स है 1.2 1.3 है। हम यहाँ पे 3 से ज्यादा देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि देखो नया प्रीमियम बहुत आ रहा है और एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट जो एपीई रेशियोज हैं वो काफी अच्छे हैं। लेकिन आप फिर भी अगर देखें तो मैं ज्यादा भाव इधर एलआईसी को दूंगा क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ी है कंपैरिजन में। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस को कंपेयर करें तो लाइफ इंश्योरेंस में जितनी इंटरेस्ट पहले थी वो अभी काफी कम हो गई। और अगर आप ये भी सोचें कि हमारे पास हमारे साथ ये जो कोरोना के एपिसोड हुआ है जिसमें लोग बहुत मतलब अनटाइमली डेथ्स हुए हैं, वक्त से पहले लोग गुजर गए हैं, उसके डर से लोगों को और इंश्योरेंस लेना चाहिए था, वो बात अभी हुई नहीं है। ये शायद एक मार्केटिंग की फेलियर भी हो सकती है या फिर बिहेवियर की का जो चेंज है वो भी हो सकता है कि इंडिया ने इंश्योरेंस उसमें मतलब जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं है। और उसकी वजह से मुझे लगता यह है कि उनकी वैल्यूएशंस जो अभी 3x जो एम्बेडेड वैल्यू की मल्टीपल्स हैं वो कम होनी चाहिए। और जब एलआईसी लिस्ट होगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल जो बड़े इंश्योरर हैं जिन्होंने पूरी इंडिया की ग्रोथ को देखा हुआ है अभी तक, उस इंश्योरर को कैसे मार्केट वैल्यू करेगी एंड देयरफॉर हाउ मच एचडीएफसी लाइफ शुड बी गिवन। मुझे लगता है उसी के बाद कुछ देखना चाहिए, उससे पहले एचडीएफसी लाइफ में इन्वेस्ट करना मतलब अभी वो वक्त नहीं है। अजय, क्या एचडीएफसी ग्रुप के अंदर एक तकनीकी फैक्टर भी इस समय है? क्योंकि these stocks were owned and over owned by institutional investors, especially foreign investors, जो इस समय बेच रहे हैं। आप वही बेच सकते हैं जो आप ओन करते हैं। तो जाहिर है इस समय क्योंकि बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा है, एक तकनीकी कारण की वजह से ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं निकुंज, बिकॉज सबसे ज्यादा ओवर होल्डिंग, सबकी होल्डिंग इसी में थी, स्टॉक के अंदर में एफआईज की होल्डिंग थी और ये काफी लिक्विड स्टॉक है तो काफी सप्लाई भी एब्जॉर्ब हो जाती है मार्केट के अंदर में, रीबैलेंसिंग में भी काफी आता है, तो उसका जरूर रीजन है। बट आप उसका रीजन देखिए कि क्यों उन्होंने मास में एफआईज ने बेचा है और इंडियन म्यूचुअल फंड उन्हीं स्टॉक को लेके इन्वेस्टर्स का सब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इंडियन बैंकिंग फंड उन्होंने क्यों नहीं बेचा। और ये बड़ी एक विचित्र बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर एक मास में, नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टर, आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी आपने बात करी निकुंज, उसके पार्टनर ने अपने सारे शेयर बेच दिए हैं और सिर्फ शायद 4% होल्डिंग बची है एचडीएफसी लाइफ में जो उनका ग्लोबल पार्टनर था। तो उनका जो भी एएमसी में भी सेम सिचुएशन है, पार्टनर ने शेयर बेच चुके हैं काफी सारे। तो ये देखिए कि नॉट ओनली एफआई ने बेचे हैं शेयर, बट जो उनका अपना पार्टनर था लाइफ इंश्योरेंस में उसने भी अपने शेयर बेच दिए हैं, अपने जो होल्डिंग थी वो भी बेच दी है। तो उसका मतलब क्या है, इंडिकेशन क्लियर है कि या तो ओवर वैल्यू थे या ओवर वैल्यू में थे और प्रोस्पेक्ट कम हो गए हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट लेना ही पड़ेगा कि तकनीकी कह ले चाहे जो मर्जी कह ले, बट जो कंक्लूजन आया है कि ये शेयर हमें बेचने हैं, उसका कंक्लूजन आ रहा है कि इसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर में काफी
डाउट है इसके अंदर कि ये compete कर पाएंगे मार्केट में और रिटर्न दे पाएंगे शेयर होल्डर को। हम कह सकते हैं कि कितना ज्यादा होल्डिंग था कि कम करना जरूरी था, मार्केट भी गिरी है, वो भी जरूर है, इतना अनफेयर नहीं होगा कि बोलूंगा कि सब परफॉर्मेंस पे ही है। बट इन्वेस्टर, आप जानते हैं, आपने इतना मार्केट में किया हुआ इतने सालों से, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए। उसको एचडीएफसी बैंक हो या लाइफ हो या कोटक बैंक हो, उससे मतलब उसको रिटर्न चाहिए। अगर उसको रिटर्न नहीं नजर आएगी तो वो आपका शेयर बेच के जाएगा। और उसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो चैलेंज है, जो हो गया तो होना था, चैलेंज ये है कि इंडियन म्यूचुअल फंड तो अभी भी वही होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने एक भी अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। चैलेंज ये है कि ये कंपनियां ग्रोथ पाथ पे कब पहुंचेंगी, और इकोनॉमी तो जो है सो है, उसको तो देखेंगे। बट पहले कहा करते थे हम 3 गुना इकोनॉमी से बढ़ेंगे, वो उनका ग्रोथ रेट आएगा 15 से 18 या 20% का, ये देखना पड़ेगा। सो तकनीकी कह लें, जो भी कह लें, फाइनली यही है कि पार्टनर ने हाथ छोड़ दिया, इन्वेस्टर ने हाथ छोड़ दिया। कुछ तो रीजन होगा जो तकनीकी के ऊपर भी होगा, और शायद उसको अगर देखें मैनेजमेंट इनकी, तो नया कोई टैलेंट लाए, नया ब्लड लाए, यंग ब्लड, न्यू ब्लड, हंग्री ब्लड, जिसे हंगर हो अपने पैसा ईसॉप कमाने की। शायद इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी है, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, परफॉर्मेंस वहीं से आएगी जब लोगों में भूख होगी। जब लोग बिल्कुल संतुष्ट होकर मैनेजमेंट बैठेगी, तो उस बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आपने देखी है दुनिया में, जी को देख लीजिए आप, इग्नोर में वो भी एक बार ठप हो गई थी। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतरीन, मार्केट स्टैंडिंग बहुत बेहतरीन, मार्केट कंपेटिटिव हो चुकी है, और उसके लिए अब इस कंपनियों को भी कंपटीशन में आना ही पड़ेगा नए ब्लड के साथ में। तो मैं यही कहूंगा, हम किसी को भी ब्लेम कर लें, अल्टीमेटली मैनेजमेंट शुड टेक द ब्लेम कि मेरा शेयर क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, और मैं इतना बढ़िया कर रहा था, अब क्या हो गया, जो 2019 से लेकर अभी तक परफॉर्मेंस मेरी क्यों है, और प्रोस्पेक्ट भी मेरे क्यों कम है। मार्केट चेंज होती है, मैनेजमेंट का चैलेंज यही है, इसीलिए आपको पैसे मिलते हैं। तो मेरा शायद ये कहना होगा कि तकनीकी मान लें, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि प्रोस्पेक्ट भी थोड़े डिम हुए हैं, और उसके कारण में सेल हुई है। बहुत बढ़िया बात आज अजय और दीपक ने बताई कि कंपनीज एक प्रकार का साइकिल फॉलो करती हैं, यंग एंड हाई ग्रोथ फेज, फिर मिच्योर और री इन्वेंशन फेज। एचडीएफसी ग्रुप जो कंपनीज हैं वो यंग एंड हाई ग्रोथ फेज से अब निकल चुकी हैं, अब वह मिच्योर और इनोवेटिव फेज में है। क्या मिच्योर फेज से वो अपने आप को री इन्वेंट कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, कंपनीज अपने आप को री इन्वेंट करती हैं। बहुत बड़े ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, जो हर 2-3 साल के अंदर नई प्रोडक्ट लाइन से अपने आप को इनोवेट करती हैं। क्या एचडीएफसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, क्या वह एक यंग ब्लड, डायनामिज्म, नए प्रोडक्ट्स, क्या वह इनोवेट कर पाएंगे? एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक क्लासिक कंपाउंडर्स रहे हैं। इन्होंने निवेशकों के लिए पिछले 10-15 सालों के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनका जो करंट बेस है, उस बेस पर अब ये हाई ग्रोथ कैसे वापस ला पाएंगे? आई थिंक ये एक प्रश्न है जो एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओज और मैनेजमेंट को आंसर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली शेयर बाजार के अंदर इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू। इज द मैनेजमेंट वरिड अबाउट द अंडर परफॉर्मेंस एंड आर दे लाइकली टू कम बैक विद द रिन्यूड विगर? ये आने वाला समय ही बताएगा। अजय जी, दीपक साहब, आप हमारे साथ DTN और स्वदेश पे जुड़े, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं सृष्टि शर्मा, और अभी आपने सुना कि किस तरीके से एचडीएफसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या है वो अहम कारण जिसकी वजह से हमें इतनी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पर आपको और भी डिटेल्स देते हैं कि किस तरीके से ये जितने भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं उन्होंने अन्य कंपनियों के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और ये सारी डिटेल्स और रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चलते हैं शरद के पास। एचडीएफसी ग्रुप में जो है री रेटिंग देखने की मिल रही है, और अब सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जहां पे जो अंडर परफॉर्मेंस हुई है वो सबसे पहले रहेगा आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिटेल बुक देखी है उसमें एक बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई है, एक मजबूती देखी गई है। हालांकि अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, स्पेशली उनकी जो कॉर्पोरेट बुक है वहाँ पर एक कमज़ोरी देखने मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो फिनटेक और जो दूसरे बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, उसके कारण एक दबाव आया है और हायर कॉम्पिटिशन देखने मिली है, इसके कारण एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। अब देखा जाए तो जो बीचे वाले कुछ
तिमाहियों में जो है आपके रिटेल बैंक्स में भी थोड़ी दबाव देखने मिली है और आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके दबाव की वजह से जो एनआई ग्रोथ में गिरावट देखने मिल रही है। अब आंकड़ों की बात करें तो देख सकते हैं कि आपके जो आईसीआईसीआई बैंक है आपके 1 ईयर बेसिस पे जो है बहुत शानदार रिटर्न्स लाए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 14% जो है ऊपर देखने मिली है और हालांकि जो 2 बैंक है एचडीएफसी बैंक वहाँ पे देख सकते हैं 5% का गिरावट देखने मिला है। अब जो है क्या री रेटिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि जो तीसरे तिमाही की लोन ग्रोथ हुई वो इंडस्ट्री से बहुत बेहतर थी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक के अगेंस्ट जो है लगभग 3 गुना ज़्यादा अभी भी लोन बुक है। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो रूरल है फिर आपके जो कमर्शियल जो सेगमेंट है इसमें तेज़ी जो है देखने मिली है तीसरी तिमाही में। और आखिरी में जो बैलेंस शीट में जो है मजबूती देखने मिली है उसके कारण एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। अब बात हुई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के करेंगे और यहाँ पे जो री रेटिंग ट्रिगर्स है सबसे पहले रहेगा कि जो नए बिजनेस मार्जिन की वैल्यू है वो ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली है और सभी चैनल्स में जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। अब देखा जाए तो भविष्य में जो कोविड-19 की क्लेम्स है उसमें भी कम होने की उम्मीद है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का जो उनका एक्विजिशन हुआ अगले 12 से 18 महीना में जो है सिनर्जीज देखने मिलेंगे और इसके कारण जो है आप थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में जो है एक टाइप से डाउन टिक देखने मिला है। 16% एक साल के रिटर्न में देखने मिला। ईयर टू डेट बेसिस में लगभग 9% का जो है डाउन टिक देखने मिला है। अब बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के लेकर इनके क्या री रेटिंग ट्रिगर्स हैं इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस पे फोकस रहेगा और उसके कारण मार्केट शेयर गेन होने की उम्मीद है। और ऑफ कोर्स याद रखिए न्यू फंड ऑफरिंग्स जो आईपीओ में आती है वो भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन में दिख रही हैं और जो बढ़ते हुए एसआईपी के कारण जो ट्रेंड्स है वो बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। और याद रखिए जो FY22 और 22-24 का जो CAGR है लगभग 17% का AUM का ग्रोथ है और इक्विटी का तो 21% है। तो बहुत पॉजिटिव जो है मूवमेंट देखने मिले। और हाँ डेट मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी की जो है जो मार्केट शेयर गेन है उसकी उम्मीद है। अगर एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करें जो कैसे परफॉर्मेंसेस देखने मिली हैं तो वहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो लूज़र है एक साल में लगभग 26% का आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसी के अगेंस्ट अगर आप यूटीआई एएमसी देखिए तो वहाँ पे 47% का जो है ग्रोथ देखने मिला। और आखिरी में बात करेंगे होल्डिंग कंपनी एचडीएफसी के बारे में। यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस तो हुई है लेकिन देखा जाए तो आगे जाते हुए री रेटिंग ट्रिगर में सबसे पहले हाउसिंग सेक्टर में अच्छी पकड़ है, एक अपसाइकल है। और इसके अलावा जो कम ब्याज दर के कारण जो है अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और अभी भी जो है ब्याज नहीं जो है बढ़े हैं आपके होम लोन रेट्स के लिए। और FY23 और 24 के बारे में देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल CAGR लगभग 17 से लेकर 18% तक का ग्रोथ दिखाएगा। और आखिर में जो है आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है अभी भी जो है बहुत बेनिफिशियल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश आर ET नाउ स्वदेश पे। देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ET नाउ स्वदेश पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही कहानियां। आइए देखते हैं आज क्या है आपके लिए। और आज हम बात करेंगे मुंबई की, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी पूरी रफ्तार से नॉन स्टॉप चलती रहती है और इसी दौड़ भाग की वजह से मुंबईकरों को उसके ट्रैफिक जैम से दो चार होना भी पड़ता है। लेकिन अब इस मुश्किल को दूर करने वाली है मुंबई कोस्टल रोड, जो कि 2023 तक बनकर पूरी होगी। बड़ों बदलों में आज इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, चलती का नाम मुंबई। बात करेंगे आज हम मुंबई की, जहां पर लगातार जिंदगी दौड़ती भागती रहती है, सुबह से शाम तक बिजी रहती है और इस जूझती और जाम में फंसी हुई जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी इस शहर में लॉन्च होने वाला है। 2023 तक मुंबई को जिस कोस्टल रोड का इंतज़ार है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। कैसे हो रहा है यहाँ काम और क्या बदलाव आएंगे, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
सेफ्टी जैकेट मैंने पहन ली है, सेफ्टी हेलमेट मेरे पास है और मेरे बूट्स भी तैयार हैं। हम जाके आपको दिखाने वाले हैं एक्सक्लूसिव फुटेज कि कैसे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, किस तरह पे इसमें काम हो रहा है। मेरे दाहिने हाथ पे अगर देख सकते हैं आप तो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क तेज़ी से चल रहा है। सामने समुद्र है और पीछे मुंबई शहर। ये सड़क जो है ये मैं SD सोमानी चौक के सामने खड़ी हूँ। यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली बांद्रा सी लिंक को कनेक्ट करेगा। 10.5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है। चलिए आपको लेके चलते हैं इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। BMC का महत्वाकांक्षी इंफ्रा प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल रोड नवंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 10.5 किलोमीटर लंबी ये रोड मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ेगी। इससे न सिर्फ ट्रैवल टाइम 70% घटेगा बल्कि फ्यूल की खपत में भी 34% की कमी आने की उम्मीद है। रोड में 3 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं जिनकी लंबाई 15.5 किलोमीटर होगी। इस कंस्ट्रक्शन में चुनौतियां कई रही हैं, खास तौर पर समुद्र के पानी को रोकने के लिए सी वॉल और मालाबार हिल्स और गिरगांव चौपाटी के नीचे बन रहे टनल के कंस्ट्रक्शन में। इस टनल के कंस्ट्रक्शन में कई तरह की खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की प्लानिंग चल रही है। 50% तक का काम पूरा हो चुका है। सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं तो जो भी लोग यात्रा कर रहे होंगे उनके लिए हर 300 मीटर पर क्रॉस पैसेज बनाया गया होगा। यानी एक टनल में कोई दिक्कत आती है तो इस टनल से दूसरे टनल में जाया जा सकेगा। बगल में वॉकवे बनाए गए हैं, यानी कोई भी जो ट्रैवल कर रहा है उन्हें कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, गाड़ी रुक जाती है, कोई दिक्कत होती है तो वो उस वॉकवे के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं या पैदल चल के बाहर निकल सकते हैं। ये पूरा 2 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है टनल का। इस रोड प्रोजेक्ट के साथ ही 4 अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट बनाए जा रहे हैं जिनमें 1800 गाड़ियों को रखने की क्षमता होगी। साथ ही 7.5 किलोमीटर लंबी सी वॉल, 70 हेक्टेयर का रिक्रिएशनल एरिया और 8.5 किलोमीटर लंबा प्रोमेनाड बनाया जा रहा है। मुंबई में बन रहे कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में से मुंबई कोस्टल रोड सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इंफ्रा के साथ ही इससे रोजगार को भी बूस्ट मिल रहा है। टोटल कितने लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर इस पैकेज के लिए? टोटल इसमें टनल में कट एंड कवर और रैंप और ये सारे वर्क मिला करके इंक्लूडिंग इंजीनियर्स करीब 2000 लोग हैं जो कि दिन रात डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में काम करते रहते हैं। BMC ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 3200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कई एक्सपर्ट्स की राय रही है कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के साथ ही शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण पर असर की चिंताओं के साथ ही कई मछुआरों की बस्तियों के साथ मुद्दे सुलझाने बाकी हैं, जिनसे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। ये जो मछुआरों के जो इश्यूज है उसके लिए हमने टाटा इंस्टीट्यूशन सोशल साइंस की अपॉइंटमेंट की है। उसके अलावा काफ़ी अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज जिनकी हमने कमेटी फॉर्म की है जो उनकी स्टडी मतलब उनके अभ्यास और इनके जिस प्रकार से मतलब अभ्यास के बाद जो कॉम्पोजिशन होगा उस प्रकार के हम उनको कर देंगे। प्रोजेक्ट पर कुल 12,721 करोड़ रुपए का खर्च है। फिलहाल प्रोजेक्ट पर 47% काम पूरा हो चुका है। इसमें रिक्लेमेशन, सी वॉल, रैंप, लोगों के लिए अंडरपास जैसे कंस्ट्रक्शन पर काम जारी है। कोस्टल रोड पूरा बनने के बाद मरीन ड्राइव से बांद्रा की दूरी 1-1.5 घंटे से घटकर 20 मिनट तक रह जाएगी। कोविड-19 की वजह से प्रोजेक्ट में देरी जरूर हुई है, लेकिन मुंबईकर बेसब्री से अपने शहर के इस नए लुक का इंतजार कर रहे हैं। खुशबू तिवारी, ET9 स्वदेश। सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को, माया नगरी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और इसीलिए शायद दिन में एक आंकड़ा ऐसा सामने आया है कि 2 लाख लोग आते हैं। जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है आपके लिहाज से जब ये तैयार हो जाएगा, अगले साल तक टारगेट किया जा रहा है, किस तरह मुंबई के लोगों की लाइफ इससे बदलेगी? देखिए, कोस्टल रोड का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम माना जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कोस्टल रोड कमेटी का भी एक सदस्य रहा हूं। इच्छा ये है कि लोगों को जल्द से जल्द एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम किया जाए और इस कोस्टल रोड
के साथ ही बम्बई में जो ओपन स्पेसेस की कमतरता है, जहाँ पे लोगों को कम जगह मिलती है बाहर आने जाने के लिए, उसकी भी सुविधा इस रोड के द्वारा की जाए। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलाया जाएगा, जिससे बहुत लोगों को बोरीवली से चर्चगेट आने में कम से कम समय लगे, जिससे ट्रांसपोर्ट पे समय लोगों का कम नष्ट हो। ये बहुत ही अच्छी सुविधाजनक प्रबंध की जा रही है शहर के लिए, और मैं ये ऐसा समझता हूँ कि हमारे शहर को आगे बढ़ने के लिए इस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़रूरत इस समय ये है कि लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है, ख़ास तौर पर बम्बई जैसे बिजी शहर में, वो कम किया जाए। आपने जैसा बताया कि आप इस प्लानिंग का भी हिस्सा रहे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, उसके अलावा अभी और नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो, जिससे लाइफ यहाँ से ईजी होती जाए लोगों की? देखिए, हमारे बम्बई में हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। कोस्टल रोड से हम कोशिश ये करना चाहेंगे कि सारे मेट्रो स्टेशंस कोस्टल रोड से जुड़ जाएं किसी भी तरह, और यहाँ का जो लोकल ट्रैफिक है और जो थ्रू ट्रैफिक है, जो बम्बई से बोरीवली तक जाना चाहते हैं, वो लोकल ट्रैफिक में न शामिल होकर ट्रैफिक जैम को बढ़ावा न देकर एक दूसरे छोर से जल्दी पहुंच सके। मैं समझता हूं अगर हम लोगों का समय बचाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, और वो हमारे शहर की उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब बम्बई शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बम्बई एक आर्थिक राजधानी है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर काम करने वालों का समय केवल ट्रैफिक जैम और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ही नष्ट हो। इसलिए मैं समझता हूं कि कोस्टल रोड को अगर हम सारे रेलवे स्टेशन और सारे मेट्रो स्टेशन से अगर किसी भी तरह से अच्छी तरह जोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए। मिश्रा जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो नवी मुंबई की तरफ का एरिया है, हमने देखा कि जैसा आपने भी कहा बोरीवली या कांदिवली, इस तरफ का जो एरिया है, वहां से टाउन की तरफ लोग आते हैं। बम्बई को कहा जाता है कि एक लंबा शहर है, सब लोग नौकरी एक तरफ करते हैं और रहते दूसरी तरफ हैं। तो जो नवी मुंबई की तरफ का एरिया है, या वहाँ पर जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ एक एयरपोर्ट भी आने की बात चल रही है, तो सवाल मेरा ये है कि क्या अब आपको लगता है डुअल अप्रोच होना चाहिए, शायद लोगों को उस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और शायद क्योंकि वो एक नया डेवलपिंग एरिया है तो कंपनियों को भी वहां पर शायद अपने ऑफिसेस खोल लेने चाहिए? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सर, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी निर्माण हो रहा है, जो नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कोस्टल रोड से जुड़ने वाला है। तो इस प्रकार से बम्बई का विकास किस तरह से बढ़िया हो और लोगों को आने जाने में अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, इसका ध्यान रखकर ही कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मुंबई में काम करने वालों की कोई भी एयरपोर्ट में आने जाने में तकलीफ ना हो, वो अपनी फ्लाइट सही समय पर पकड़ें और सही समय पर यहाँ पर कार्य हो। नवी मुंबई का भी डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है बम्बई शहर के लिए जितना बम्बई के लिए नवी मुंबई में आना जाना। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा तो उससे सारी सुविधाएं न कि लोगों को होंगी, बल्कि इस शहर की उन्नति में भी होना अनिवार्य है। तो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट नवंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। पर चलिए अब मुंबई से दूर जम्मू कश्मीर चलते हैं, जहां ऐसी एक शानदार टनल बन रही है जिसको कई मायनों में यूनिक बताया जाएगा। ये टनल देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टनल होगी। इंजीनियरिंग से इस बेहद शानदार प्रोजेक्ट का नाम ज़ोजिला पास है। देखिए, चलिए चलते हैं, आइए ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं ज़ोजिला पास पे। बदलते, बढ़ते और सफल होते भारत की तस्वीर है ज़ोजिला टनल। दुनिया में भारत के इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने की तस्वीर है ज़ोजिला टनल, और इसी पर है हमारा खास प्रोग्राम कि कैसे ज़ोजिला टनल जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है और क्यों
खुद प्रधानमंत्री मोदी जोजिला टनल को जल्द पूरा होने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट पे लगातार निगाह बनाए हुए हैं, अपडेट लेते हैं, मैराथन मीटिंग करते हैं और कोशिश यही कि ये टनल जल्द से जल्द पूरा हो और भारत में उसकी काबिलियत का जो लोहा है, परचम है, वो दुनिया के पटल पर और ऊंचा हो सके। श्रीनगर को लेह लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इस सपने को हकीकत में बदलने का नाम है जोजिला टनल। जोजिला दर्रे में बन रही ये सुरंग 13.5 किलोमीटर लंबी है और ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी सुरंग होगी। समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बन रही ये सुरंग जल्द ही तैयार हो जाएगी, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले सैलानियों की परेशानी दूर हो जाएगी और करीब 3.5 घंटे का रास्ता महज 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। एशिया की सबसे ऊंची 13.5 किलोमीटर लंबी ये जोजिला टनल, इसका काम तेजी से चल रहा है। तमाम मुश्किलों, तमाम चुनौतियों के बीच में इसके काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स, वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक बार ये टनल पूरी होती है उसके बाद लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्से से साल के 12 महीनों के लिए जुड़ जाएगा। दरअसल सर्दियों में जोजिला दर्रे में जमकर बर्फबारी होती है, जिससे इस इलाके का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरह ठप हो जाता है। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख का इलाका नवंबर से अप्रैल तक पूरी तरह से कट जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ आर्थिक, सैन्य, टूरिज्म हर पहलू पर इन 6 महीनों में जबरदस्त मार पड़ती है। अब बात चुनौतियों की करें, सबसे पहला और बड़ी चुनौती है यहाँ के मौसम की मार की। मौसम ऐसा कि टेम्परेचर कई बार यहाँ पर -20, -30 डिग्री चला जाता है, उससे भी पार पाना है। दूसरी बात ये कि जो स्नोफॉल है, जो बर्फबारी होती है, वो इस कदर होती है कि सड़क तक नहीं दिखाई देती। उस चुनौती को भी पार पाना है। सुरक्षा अपने आप में, सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। तो इन तमाम चुनौतियों को पार करके लॉजिस्टिक किस तरीके से जो मशीन है उसको ऊपर इतनी ऊंचाई पर 8-9 हज़ार मीटर ऊंचाई पर लाना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन तमाम चुनौतियों को पार करके लक्ष्य यही है कि इस टनल के काम को साल 2026 तक पूरा कर लिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजीनियर ने दावा किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी MEIL ने दावा किया है कि उससे काफी पहले यानी कि साल 2025 तक में इस टनल के काम को पूरा कर लिया जाएगा। और पूरा होने का सीधा मतलब यह है कि ये जो गर्व का पल होगा उसके पूरा होने पर लेह लद्दाख बाकी के भारत के बाकी हिस्सों से साल के 12 महीने जुड़ जाएगा। और 12 महीने जुड़ने का मतलब यह है कि हर उस पहलू पे, टूरिज्म का पहलू हो, सेफ्टी का पहलू हो, चाहे सेना का पहलू हो, हर पहलू पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये जीत साबित होगी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने जोजिला टनल बनाने के लिए हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को टेंडर दिया। ये प्रोजेक्ट सरकार के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी MEIL के लिए बेहद अहम और चुनौतियों से भरा प्रोजेक्ट है। MEIL के मुताबिक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए -40 डिग्री तापमान में भी काम जारी रहा। 1500 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। डायरेक्टली इन्वॉल्व है वर्कफोर्स, आज का डेट में लगभग 1500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट इनडायरेक्टली देखेगा तो ये 7000 लोग के आसपास में जाएगा, क्योंकि बाकी लॉजिस्टिक्स हो जाएगा, मटेरियल सप्लाईज हो जाएगा, टूल्स हो जाएगा, ये सब पे हमको कंसिडर करना है। वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इफ नॉट एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रेंजेस है विंटर में -40 चले जाता है एंड इतना हेवी स्नोफॉल पड़ेगा, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। मतलब लास्ट विंटर में हम लोग यहाँ पे आया था बट कुछ दिख नहीं रहा था रोड कहाँ पे है करके। आज हम लोग क्लियर करके जाएंगे रोड, कल वापस आएगा तो फिर दिखेगा नहीं है। यूं तो जोजिला टनल को पूरा करने का लक्ष्य कागजों पर साल 2026 का है, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल को दिसंबर 2023 तक तैयार करने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे दिया है। गडकरी के मुताबिक 26 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोजिला टनल का शुभारंभ करेंगे। ET नाउ स्वदेश। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट जोजिला टनल पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश को आगे बढ़ाने और बदलने में सबसे बड़ा हाथ होता है उनके युवाओं का। और युवाओं के लिए UGC ने एक काफ़ी अच्छी पहल की है, जहां पर ऐसे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिनका नाम कटआउट लिस्ट में नहीं आ पाता है। ऐसे स्टूडेंट्स अपने मनचाहा सब्जेक्ट और कोर्स से दूर हो जाते हैं,
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूजीसी ने 900 कॉलेजेस को ऑनलाइन डिग्री देने का अधिकार दे दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से स्कूलों में पढ़ाई का हाल खस्ता हाल रहा। इस नुकसान की भरपाई के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल एजुकेशन पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास स्कीम को 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। वहीं बजट में हायर एजुकेशन के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया। यानी आने वाले वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन भारतीय एजुकेशन की मुख्य धारा बनने वाली है। सरकार की घोषणाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की कोशिश चालू हो चुकी है। सरकारी योजनाओं को हकीकत में बदलने में फिलहाल वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले यूजीसी ने 12वीं पास कर चुके छात्रों के लिए शानदार घोषणा की है। दरअसल हाई कट ऑफ के चलते जो छात्र इस साल अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने से चूक गए हैं, वो 900 ऑटोनोमस कॉलेजेस में जुलाई से अपने पसंदीदा कोर्स को ऑनलाइन कर सकेंगे। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2035 तक कॉलेज में एनरोलमेंट 50% बढ़ाना चाहती है और इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज में छात्रों को तमाम रियायतें दी जा रही हैं। मसलन ऑनलाइन कोर्सेज में छात्रों को 75% अटेंडेंस की शर्त पूरी करना जरूरी नहीं होगा। वहीं इन कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया भी यूनिवर्सिटी से थोड़ी आसान होगी। छात्रों को ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन के लिए 12वीं में कोई निश्चित स्कोर हासिल करने की भी शर्त पूरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ सीनियर सेकेंडरी पास होने पर स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पास होना काफी होगा। साथ ही ट्रेडिशनल कार्यक्रमों में एक बैच पास आउट होने की शर्त भी जरूरी नहीं होगी, ताकि एक ही कार्यक्रम को ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में पेश किया जा सके। सभी ऑनलाइन डिग्रियों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक ट्रेडिशनल कार्यक्रमों की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे 4 साल के ग्रेजुएट प्रोग्राम में स्टूडेंट मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लेने के हकदार होंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार की माने तो ऑनलाइन ODL और ट्रेडिशनल डिग्री की एक समान वैल्यू होगी। यूजीसी ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन 2020 के संशोधन का ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर इसी हफ्ते फीडबैक के लिए पेश किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द छात्रों को इसका फायदा मिल सके। ET नाउ स्वदेश। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसकी तरफ रुख करते हैं, जहां पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। पर इस पे और क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, इसके लिए अब हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या है और डिटेल्स। जी बिल्कुल, कोरोना के मोर्चे पे बड़ी खबर है, जहां सरकार ने एक और वैक्सीन को यहां मंजूरी दे दी है। ड्रग रेगुलेटर यानी कि DCGI ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA ये दिया है कॉर्बीवैक्स को, जो कि बायोलॉजिकल कंपनी बनाती है। ये एक वैक्सीन है जिसको 12 से 18 उम्र के बच्चों के लिए ये मंजूरी दी गई है। ये जो पूरे इस वैक्सीन का जो सिस्टम रहेगा वो कुछ यूँ रहेगा कि 2 डोज लगाई जाएंगी और 28 दिन के अंतराल में, यानी कि 4 हफ्तों के अंतराल में ये 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी। देश में ये दूसरी वैक्सीन होगी जो बच्चों के लिए जिसको मंजूरी दी गई है। इसके पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही मंजूरी दी गई थी, जो अभी लगाई भी जा रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये 15 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है, जबकि कॉर्बीवैक्स को जो मंजूरी दी गई है वो 12 से 18 उम्र के बच्चों के लिए दी गई है। ये पहली स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है। RBD सब प्रोटीन युक्त ये वैक्सीन है और इससे सरकार को अधिक बल मिलेगा, न सिर्फ कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बल्कि जो सरकार की कोशिश है कि जिंदगी पटरी पर लौटे, यानी कि बच्चे भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जा पाएं, स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जा पाएं और कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना चाहते तो उन सब तमाम बातों को खास ध्यान में रख करके इस वैक्सीन को मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। और अभी तो ये चूंकि ड्रग रेगुलेटर ने इसको मंजूरी दी है, इसके बाद इसको फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद में इसको सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जो वैक्सीन का ऐप है कोविन प्लेटफॉर्म पे इसको शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इसको बच्चों को लगाने के लिए भी इसको प्रॉपर सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट कोरोना के मोर्चे पे, जिसमें कॉर्बीवैक्स
जो वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई जो बनाती है उसको ये मंजूरी दे दी गई है। और इसका अगर आपको बैकड्रॉप देखना हो तो कुछ यूं है कि पिछले साल सितंबर के महीने में क्लिनिकल ट्रायल के लिए कॉर्बीवैक्स के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी। अक्टूबर में इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 का शुरू हुआ था और उसके जो सकारात्मक नतीजे आए उसके बाद में अब जाकर के ड्रग कंट्रोलर ने कॉर्बीवैक्स को 12 से 18 उम्र के बच्चों की वैक्सीन लगाने के लिए ये इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। धन्यवाद समीर, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो जी हाँ, बेहद पॉजिटिव खबर उन बच्चों के लिए 12 से 18 साल के लिए जहां पे अब ये वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। बड़ों के साथ इनको भी वैक्सीन लगाना बेहद अनिवार्य है और जिस तरीके से रीओपनिंग देखने को मिल रही है वहां पे ये काफी जरूरी हो जाता है। पर चलिए अब आगे रुख करते हैं एविएशन सेक्टर का, जहां पे सरकार मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। और ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक जो कोरोना के मामलों में जो कमी आई है उसको मद्देनजर रखते हुए विमान मंत्रालय अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने जा रहा है। पर उस बैठक में क्या कुछ फैसले हो सकते हैं और क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस पर्टिकुलर न्यूज पे, उसके लिए चलिए एक बार फिर समीर के पास ही चलते हैं क्योंकि वही ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए लेकर आए हैं। समीर बताइए। जी बिल्कुल, सरकार का फोकस है कि एविएशन सेक्टर को वापस पटरी पर लाया जाए और जो अभी बैन लगा हुआ है यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन है इंटरनेशनल रेगुलर फ्लाइट्स को लेकर के, पैसेंजर फ्लाइट को लेकर के, ये सस्पेंशन को हटाया जाए। इससे दोनों ही तरीके से सरकार फायदा देख रही है। एक तो एविएशन सेक्टर पटरी पर लौटेगा, साथ ही एयरलाइंस जो इस वक्त जबरदस्त उन पर वित्तीय दबाव है उनके लिए भी एक राहत की बात बन पाएगी। इनकी स्थिति काफी हद तक संभली हुई है, आंकड़ों में लगातार गिरावट उसमें देखा गया है, सिचुएशन काफी कंट्रोल नजर आ रही है। यही वजह है कि दूसरी कोशिश होगी सरकार की इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट को दोबारा शुरू करने के लिए। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है दूसरी कोशिश, उसके पीछे वजह यह है क्योंकि एक ऐसी ही कोशिश पहले की गई थी पिछले साल 2021 में और तब फैसला ले भी लिया गया था कि 15 दिसंबर 2021 से इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट की शुरुआत की जानी है। लेकिन तब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख सरकार को अपना फैसला स्थगित करना पड़ा था। अभी जो बैन लगा हुआ है, जो सस्पेंशन है, वो 28 फरवरी तक लागू है और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर रोक 28 फरवरी तक है। लेकिन बहुत जल्द इसी को लेकर के एक बैठक होगी जिसमें गृह मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बैठ करके इस पर फैसला लेंगे और माना जा रहा है कि समर शेड्यूल जो एविएशन का होता है उसमें इसको मंजूरी मिल जाएगी। और पूरी अगर बड़ी तस्वीर देखें तो मार्च 2020 में सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई थी कोविड के चलते, जिसको बाद में एयर बबल एग्रीमेंट के तहत अलग अलग देशों के साथ में जो एयर बबल एग्रीमेंट है, तकरीबन 35 से 36 मुल्क हैं दुनिया भर के जहां पर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं और उन्हीं के जरिए लोग जो है वो विदेशों का दौरा कर पा रहे हैं। लेकिन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के माना जा रहा है कि फैसला जल्द होगा और इसका फायदा न सिर्फ पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा बल्कि एयरलाइंस के लिए भी एक बड़ी राहत की बात हो पाएगी। जी हाँ समीर, तो एक और पॉजिटिव खबर एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए, धन्यवाद इसके लिए। पर चलिए अब इसी के साथ शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।